नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज आपको दिखाएंगे 4 बड़ी खबरें। पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के जापान दौरे की। यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की। आज पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर भी किया। जापान के बाद पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे भारत की जीडीपी की। भारत की अर्थव्यवस्था ने बड़ा सरप्राइज दिया है। 5 तिमाही के बाद सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। अनुमानों को पछाड़ते हुए भारत की जीडीपी 7.8% है। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह बड़ा तमाचा है। तो तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी के नोएडा दौरे की। सीएम योगी आज नोएडा के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। आपको दिखाएंगे कि क्या है सीएम योगी का कार्यक्रम। चौथी खबर में बात करेंगे कुदरत के कहर की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आसमानी आफत जिंदगी पर भारी पड़ रही है। बादल फाड़ बारिश और भूस्खलन से हर तरफ तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा है। आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन से तबाही हुई है। भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लैंडस्लाइड से मकान के मलबे में दबने से मौत हुई है। तो मौके पर राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रियासी से खबर, जहां पर भूस्खलन से तबाही देखने को मिली है। भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लैंडस्लाइड से मकान के मलबे में दबने से मौत हुई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लैंडस्लाइड से मकान के मलबे में दबने से यह हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन से तबाही और भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, लैंडस्लाइड में यह जो हादसा हुआ है, 7 लोगों की जान जा चुकी है, और क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए गीतू, ये रियासी के महोर तहसील का बदर इलाका पड़ता है और यहाँ पर बीती रात सुबह करीब हम कह सकते हैं 3-4 बजे के आसपास में हैवी रेनफॉल जो है उसकी शुरुआत हुई थी। जिस तरीके से भद्रवा में हमने तस्वीरें दिखाई, रामबन की तस्वीरें दिखाई, जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग अभी भी वहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं, बादल फटने की चपेट में आए थे। इसी तरीके से रामबन के इस जो रियासी का महोर तहसील का बदर इलाका है, यहाँ पर पहाड़ी पर एक घर बना हुआ था और अचानक लैंडस्लाइड जो है वो हुआ है और इस लैंडस्लाइड की चपेट में वो पूरा घर आ गया है। सुबह तड़के जब ये सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और सोए ही उस मकान के अंदर दफन हो गए और पूरा का पूरा मकान जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिससे एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है। और जैसे ही इसके बारे में लोकल्स को जानकारी मिली तो आनन फानन में सबसे पहले लोकल के माध्यम से वहां पर बचाव कार्य शुरू किया गया, ताकि जिंदगियों को जो उस लैंडस्लाइड में फंसी थी उनको बचाया जा सके। उसके बाद प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे, पुलिस का दलबल भी वहां पर पहुंचा, लेकिन जब तक उनको वहां से मलबे से निकालने की प्रक्रिया शुरू होती, उनको निकाला जाता, तब तक 7 लोगों की दर्दनाक मौत जो है वो हो चुकी थी। और ये इस आज के दिन का दूसरी बड़ी घटना जो है वो जम्मू कश्मीर से है। पहले रामबन में और लगातार इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। लैंडस्लाइड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी के जापान दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। पीएम ने जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी की। पीएम इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी जापानी पीएम के साथ लंच करेंगे और आज एससीओ समिट के लिए चीन भी रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा का दूसरा दिन है और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं। वो टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आज ही चीन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना भी हो जाएंगे। वहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो आज एससीओ समिट के लिए चीन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और जापान के रिश्तों को लेकर अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा आगे प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। कई एमओयूज साइन हो चुके हैं, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान के बीच जो साझेदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों में भारत और जापान अब एक साथ नजर आएंगे। तो पीएम मोदी ने कल टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया और समिट में पीएम मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू एक्सचेंज किए गए हैं। तो भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। ये मिशन
इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जॉइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन निवेश करने की बात कही है। वहीं मोदी ने अगले साल भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने सबको चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा है। और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पहली तिमाही के दौरान जीडीपी 6.7% रह सकती है। अगर पिछले साल की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 6.5% थी और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण जीडीपी वृद्धि दर बढ़ी है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। अप्रैल जून में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2% रही। जाहिर है, जिस तरह से ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है और इसने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर जरूरी आंकड़े थोड़ी राहत दे रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि भारत ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं पड़ने देगा। और इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री विनोद रावल जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत की जीडीपी में ये बम्पर उछाल आया है और जितना अनुमान किया था उससे ज्यादा है, तो आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए क्या कुछ ट्रेंड सेट होता है? नमस्कार, इंडिया डेली के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस तरह से भारत की 5 तिमाही के बाद इस तिमाही में 7.8% की बढ़ोतरी हुई, जो अभी तक की 5 तिमाहियों जी सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। इसका मेन कारण है कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और सबसे बड़ी बात है जो एक्सपोर्ट क्वार्टर 2 में होना था वो भी क्वार्टर 1 में हो गया, क्योंकि मालूम था कि टैरिफ आने वाला है। इस वजह से 6% हमने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये हुआ है। जहां तक बात कही आपने कि ध्यान रखने के लिए, तो अब हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वार्टर 2 में जिस तरह से टैरिफ 50% लग गया है, तो एक्सपोर्ट जो है वो डिप जाएगा। जब एक्सपोर्ट डिप जाएगा तो उसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है ये जापान और चीन की यात्रा भी कर रहे हैं कि दूसरे बाजार तलाशे जाएं, जहां पर ये जो एक्सपोर्ट हमारा रुका, जो मेन जो मैरिन प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से रोजगार कम हुए होंगे, थोड़े से फर्क आएगा। देखिए, झटका तो लगता है, इतना बड़ा बाजार जब हिलेगा तो फर्क आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जापान ने जिस तरह से कल $68 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में कमिटमेंट किया है, तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और उसके साथ साथ अभी अभी जो खबर आ रही है कि अमेरिका की अदालतों ने जिस तरह से ट्रंप सरकार को झटका दिया है कि ये सब अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, तो 14 अक्टूबर तक का समय दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। लेकिन हमें क्वार्टर 2 की जीडीपी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे रोजगार, इनकम और जो सर्विस सेक्टर है वो पहले से इंप्रूव करे और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े, जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा दूसरे देशों के साथ हमारा बढ़े। कंट्रीज है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ऐसे बाजार हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज है, गल्फ है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है। ऑलरेडी जीएसटी का रिलीफ दे दिया गया है और अभी कुछ ऐसे उम्मीद है कि कुछ और भी रास्ते निकाले जाएंगे जिससे जीडीपी पर जो असर है वो कम से कम पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वार्टर 2 में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्वार्टर 1 नो डाउट उसको कंपनसेट कर गया। बिल्कुल। और विनोद जी, यहाँ पर सर आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और हम हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, सक्षम बनने की, तो उसका कितना बड़ा योगदान आप देख रहे हैं? देखिए, मेक इन इंडिया को फिर दोबारा से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है फिर से लॉन्च किया है, रिफर्बिश, क्योंकि ये बेसिकली देखिए आपदा में अवसर ढूंढने के जैसा है। मुझे लगता है कि ये जो आपदा आई है टैरिफ वाली, इसका असर जो है मुझे लगता है इस देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। उस देश को समझना होगा। और अभी त्योहारों का मौसम है, त्योहारों के मौसम में जितना हम मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे उतना ज्यादा इसी देश में रोजगार बढ़ता है, उसी से व्यापार बढ़ते हैं और उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा और बहुत जरूरत भी है उसकी। और ट्रंप साहब भी यही कर रहे हैं, वो भी मेक इन यूएसए की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें ही कॉपी किया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया बहुत जबरदस्त असर डालने वाला और ये गेम चेंजर होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद विनोद जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो मेक इन इंडिया पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह रहा है जीडीपी की ग्रोथ की। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। आज नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा यमुना प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा का दौरा करेंगे और ये दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेता नोएडा सेक्टर 81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे और इस यूनिट का नाम देश भर में तेजी से उभरते हुए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में माना जाता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेता नोएडा सेक्टर 81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे और इस यूनिट का नाम देश भर में तेजी से उभरते हुए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जाना जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुराग सिंह से। अनुराग, क्या जानकारी आज सीएम के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। शाम को करीब 5:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो देखिए जिस तरह से आज सीएम का दौरा है नोएडा में और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर ये दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेता नोएडा सेक्टर 81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे और इस यूनिट का नाम देश भर में तेजी से उभरते हुए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जाना जाता है। तो नोएडा यमुना प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नोएडा दौरा और ऐसे में आज रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुराग से। अनुराग, क्या अपडेट इस खबर को लेकर और आज सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, शाम को 5:30 बजे सीएम का नोएडा दौरा है और उनके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 81 में ड्रोन बनाने की एक कंपनी है, उसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और यहाँ पर डायवर्जन और रूट प्लान भी लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनुराग यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि से माना जाए नोएडा के लिए भी, क्योंकि फैक्ट्री नोएडा के अंदर ही स्थित है। और क्या माना जाए आने वाले दिनों में हम किस तरह से देखेंगे रक्षा उपकरण जो है, क्योंकि लगातार जो भारत है रक्षा उपकरणों में तेजी से आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, रक्षा उपकरणों में भारत लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें इस रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों का सपोर्ट कर रही हैं। जी इसीलिए ये यूनिट का यहाँ पर निर्माण किया गया, जिसके तहत इसका रक्षा मंत्री उद्घाटन करेंगे आज। जी धन्यवाद इसी समय इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज का ये दौरा काफी विशेष माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार जारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भद्रवाह में कई जगह बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाके नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो बारिश है वो मुसीबत का सबब बनी हुई है और ऐसे में कुदरत की विनाश लीला देखी जा रही है। हिमाचल के मनाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है और लेह अटल सुरंग रोहतांग हाईवे बह गया है। वहीं देखिए बाढ़ बारिश का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ पर भद्रवाह की ये तस्वीरें, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रास्ते लगभग टूट चुके हैं, आवागमन के जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं, नदियां नाले उफान पर हैं और पानी मलबे का सैलाब किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, ये भद्रवाह की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको बताएंगी किस तरह से भद्रवाह में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और वहीं हिमाचल के मनाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लेह अटल सुरंग रोहतांग हाईवे बह गया है। मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मनाली से, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला और यहाँ पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लेह अटल सुरंग रोहतांग हाईवे बह गया है। मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क बाधित हो चुका है। तो मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रास्ता
बचा हुआ है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये भी कभी भी ढह सकता है, इसलिए लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और जहां पर हैं वहीं पर ठहर जाएं, क्योंकि लगातार जो ये रास्ते हैं वो किस तरह से कुदरत की मार की चपेट में आ रहे हैं ये समझा जा सकता है। लैंडस्लाइड की घटना यहाँ पर देखने को मिली, इससे पहले बादल भी फटा था, तो तमाम तरह के हालातों से यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। ताजा तस्वीर हम आपको बागेश्वर जिले की दिखाते हैं, जहां पर बारिश की वजह से स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया हादसे का शिकार हो गए। दरअसल विधायक गढ़िया अपने क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक उफनता नाला पार करना पड़ा, जहां विधायक को तो एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों के सहारे रास्ता पार करवा दिया, लेकिन उनका गनर भारी बहाव में अचानक नाले में बह गया, जिससे कि वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि एसडीआरएफ के जवानों ने कुछ दूरी पर जाकर गनर को बचा लिया। वहीं वाराणसी में गंगा और वरना नदी उफान पर है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, नाव के सहारे सफर करने को लोग मजबूर हो गए। वाराणसी में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। गंगा के साथ ही उसकी सहायक वरना नदी भी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे हजारों घर पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि जहां कभी भी सड़क पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब वहां नावें चल रही हैं। कई इलाकों में लोग घरों में ही फंसे हैं और स्कूल या नौकरी पर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव संचालन की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो निचले इलाकों में पानी घुस चुका है और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा और वरना नदी उफान पर, नदी के आसपास के जो इलाके हैं वो लगातार खाली कराए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ पर नाव के सहारे अब अपने ही इलाकों से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। और ये रिहायशी इलाका है जो कि पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित हो चुका है और ऐसे में लोगों की समस्याएं हैं आने जाने को लेकर। लोग अब यहाँ पर नाव का सहारा ले रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर गंगा उफान पर आ चुकी है, वरना नदी भरती हुई दिखाई दे रही है। खतरे के निशान को नदियां पार कर चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है और इस कदर भर चुका है कि आप यहां पर नाव भी चला सकते हैं। तो जिस तरह गंगा के घाट हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में समस्या अब और ज़्यादा विकराल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बनारस के घाटों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर घाट कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और बाढ़ और बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो एक तरह से जो यहाँ पर जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों की एक दिनचर्या पर बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है। प्रशासन के लिए भी इस स्थिति को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नित्यानंद से। नित्यानंद, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल कितना प्रभावित क्षेत्र दिख रहा है बाढ़ से? जी देखिए, वाराणसी में गंगा और गंगा के सहयोगी नदी वरुणा चेतावनी बिंदु के पार है, जिसके चलते जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। मौजूदगी हमारी वाराणसी के शास्त्री घाट पर है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं वाराणसी का शास्त्री घाट है, जो कि जिसके तटीय क्षेत्र जो निवासी जो है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इसके साथ आप ये मंदिर देख सकते हैं। ये मंदिर काफी ऊंचे स्थान पे था जो कि वर्तमान में जलमग्न हो चुका है। इसके साथ ही आप ये जो जहाँ जल देख रहे हैं वो यहाँ पे कभी गाड़ियां चला करती थी। ये वरुणा कॉरिडोर का रास्ता है जो कि सीधे नक्की घाट पे जा रहा है। इसके साथ ही नक्की घाट और इस क्षेत्र को मिलाकर के लगभग 1000 से ज्यादा मकान हैं जो कि बाढ़ के जद में आए हैं और इन लोगों को पलायन करना पड़ा। इसके साथ ही जो 1000 मकान है वहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा रहते हैं जो कि बुनकरी का काम करते हैं, जिसके चलते इनका जो काम है लगभग 1.5 महीने से बंद है, जिससे उनको रोजगार में भी काफी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही लोगों के आवागमन के लिए नाव का संचालन कराया जा रहा है। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक नावों का संचालन कराया जा रहा है, जिसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो स्कूली छात्रों को हो रही है, क्योंकि नाव का इंतजार करना पड़ रहा है और नाव के माध्यम से बाहर निकलना पड़ रहा है। इसके साथ बात की जाए वाराणसी की गंगा नदी की, तो गंगा नदी के 84 घाटों का संपर्क पूरी तरीके से टूटा हुआ है। जल स्तर की बात की जाए तो वर्तमान में जल कल तक स्थिर था और आज से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो जल है और जल स्तर है वो घट रहा है। आम लोगों का जो कहना है, लोगों का ये कहना है कि अब जल्द से जल्द ये जो है गंगा नदी और वरुणा नदी सामान्य हो जाए, ताकि जो आम जनजीवन है फिर से सुचारू रूप से
जारी हो सके। बिल्कुल नित्यानंद, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।